हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लोटस साइंस क्लासेस। स्वागत है आपका अपना चैनल लोटस साइंस क्लासेस में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साइंस के आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर एग्जाम जिसमें साइंस आती है आपके लिए धमाकेदार साबित होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मैं अभी आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। तो हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो क्या ये है हमारा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए, इसे कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपके लिए। इसे कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो दबी हुई सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरी सतह पर होता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा एक अवतल दर्पण है। क्या है हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये बाहरी पृष्ठ है ये, और ये अंदर का पृष्ठ ये दबा हुआ पृष्ठ है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो ये होता है। ये इसका अवतल दर्पण का ये जो भाग होता है, इधर का ये दबा हुआ जो भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं इधर से? तो इसी के लिए हम परावर्तक तल कहते हैं, जो कि दबा हुआ होता है। ये परावर्तक तल है इसका, इसे दबा हुआ कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण हमारा इस टाइप का होता है। इसका जो उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, इसी के लिए हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये आपका इसे दबी हुई सतह कहते हैं। दबी हुई सतह, और ये उभरी हुई सतह है। उभरी हुई सतह, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रतिबिंब के नियम की, तो इसी में आपके प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब के नियम क्या होते हैं? देखिए, सुनिए। प्रतिबिंब के नियम। प्रतिबिंब के नियम, इसके 3 नियम होते हैं। इसके 3 नियम होते हैं। इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इधर से इसको पॉलिश कर देते हैं और ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई ये इस टाइप से किरण जा रही है, ठीक, और ये इसका फोकस है। तो ये हमेशा सदैव कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और ये परावर्तन के बाद में ये मुख्य फोकस से होकर, तो ये हमारा ये फोकस हो गया। देखिए हम दूसरे माध्यम से भी इसको बता सकते हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य फोकस है, नहीं सॉरी, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो ये हमारा मुख्य फोकस है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये किरण परावर्तन के बाद में कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो ये इस टाइप से किरण बन के जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोकस से होकर जाने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब फोकस से होकर जाने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ये डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण तो मैं बता चुका हूँ आपके लिए। ये हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है, और फोकस से होकर जाने वाली किरण, जैसे ये हमारा फोकस है। तो अगर ये फोकस से किरण इस टाइप से अगर जा रही है फोकस से होकर, तो ये जो यहाँ परावर्तन के बाद में इस मुख्य फोकस के इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर इस टाइप से हो जाती है। तो ये हमारा ये मुख्य अक्ष है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीसरा, थर्ड पॉइंट, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा मुख्य हो गया, अब ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो ये वक्रता केंद्र से इसको पॉलिश कर देते हैं इस टाइप से। तो ये वक्रता केंद्र से इस टाइप से किरण जा रही, ये परावर्तन हो गई यहाँ पर जाके। ठीक है,
इस टाइप, लेकिन ये कहीं नहीं मुड़ेगी, ये सीधे अपने मार्ग में ही इस टाइप से वापस लौट जाती है, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट। दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट देखिए, मैं ये लिख के बता रहा हूँ, दर्पण से संबंधित कुछ पॉइंट। जैसे ये दर्पण से संबंधित हैं, जैसे मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, अब सबको पता नहीं होता दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसे परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हमारा, अब मैं डायग्राम के माध्यम से, जैसे ये हमारा ये देर का डायग्राम अवतल दर्पण है, तो ये जैसे ये यहाँ से इसका वर्त, तो ये जो मध्य बिंदु है, इस इधर का भाग, इस दर्पण का इधर भाग और ये आधा भाग, इसका जो बीच का भाग होता है, ये जो बीच का भाग होता है, इसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, कांच के खोखले के गोले का केंद्र बिंदु, कांच के खोखले गोले का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये आपका ये कांच का ये खोखला गोला है इस टाइप से, तो इसका ये सेंटर मान लीजिए, ये क्या है, इसका एक सेंटर है, तो इसका ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, तो हम यहाँ से इसको यहाँ से इसको इस टाइप से काट लेते हैं। यहाँ से इसको अगर हम काटेंगे तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको इतना ये भाग, ये तो यहाँ से इसको हम काटेंगे, इधर का भाग लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब आपका इस टाइप से ये बन जाता है हमारा एक अवतल दर्पण, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो ये तो अब मैं आपको समझा दिया, यहाँ पर ये ध्रुव होता है, ये ध्रुव होता है इसका, और ये वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, लिख के बताता हूँ, ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखिए ये ध्रुव हो गया, ये पहले वाले डायग्राम से समझेंगे, ये ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R बना लीजिए या स्मॉल r भी बना सकते हो उसको, तो जैसे कैपिटल R या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती। जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा अवतल दर्पण है,
ये हमारा अवतल दर्पण है और ये दर्पण का मध्य बिंदु है। ये दर्पण का मध्य बिंदु, इसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम पी कहते हैं, मतलब पोल कहते हैं। इसे दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं। तो इसको जो सीधी मिलाने वाली लाइन है, ये जो सीधी लाइन मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को हम मुख अक्ष कहते हैं। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहलाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? मुख अक्ष कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको हम इस टाइप से इसे पॉलिश भी कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं को हम बता रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की दूरी का आधा भाग फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता त्रिज्या की दूरी का आधा भाग फोकस दूरी कहलाती है। देखिए, वक्रता त्रिज्या का आधा भाग फोकस दूरी कहलाती है। देखिए, जैसे हमारा ये अवतल दर्पण बना हुआ है, यहाँ से चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए, जितना भी आप कोशिश करेंगे चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा अवतल, ये ध्रुव हो गया हमारा। और ये जो मैंने बताया था, ये सेंटर पॉइंट होता है अवतल दर्पण का, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा मुख्य फोकस हो जाता है। तो यहाँ बताते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो जो फोकस दूरी होती है, वो वक्रता यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को हम अगर आधा कर देते हैं, यानी कि हाफ कर देते हैं, तो हमारी ये फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे लिखा सी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नो, ध्रुव और एफ यानी कि ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये हमारी फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? देखिए, प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनता है, वह प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। तो देखिए, जब मैं प्रतिबिंब बना के दिखाता हूँ आपके लिए, जैसे हमारा अवतल दर्पण है, ये बना हुआ है अवतल दर्पण। तो ये बना हुआ है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी मुख अक्ष पर। ये हमारा ए और बी, ये हमारी मुख अक्ष पर कोई वस्तु है। ये यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र बना दिया और ये हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस। तो मैंने रूल में बताया था कि जो किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, तो वो किरण सदैव फोकस से होकर जाती है, इसके बारे में बताया था। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी कि ये मुख्य फोकस से किरण जा रही, मुख्य अक्ष की किरण जा रही है, तो ये फोकस से होकर जा रही है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वो यहाँ पर बनता है। क्या बनता है? इस बीच में यहाँ पर बनेगा ये प्रतिबिंब। तो ये है आपका ध्रुव। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितनी दूरी पर जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ से यानी ध्रुव और ये जो बीच में जो लाइन बनी है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये इसी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ये प्रतिबिंब की क्या कहलाती है? प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होती है? देखिए, इसी डायग्राम से आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है। तो इस ध्रुव से लेके यहाँ तक ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, यहाँ से ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे
स्मॉल यू से रिप्रेजेंट यानी कि स्मॉल यू से हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेखीय आवर्धन। तो ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख के बताते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये होता क्या है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो m होता है वो I/O होता है। यहाँ पर जो I होता है इसको हम प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, और जो O होता है इसको हम वस्तु की लंबाई या ऊंचाई कहते हैं, वस्तु की लंबाई, ये भी ऊंचाई लंबाई कहलाएगी। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ अंक हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। और यदि वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।